दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक युवा अपने माता पिता पर हाथ उठाता है क्योंकि वे उसे किसी ज्ञानी के वीडियो देखने से रोकते हैं। वो प्रायश्चित मांगता है, लेकिन जवाब मिलता है, गलती ये नहीं कि तुमने मारा, गलती ये कि तुम उन्हें अपना मानते हो। अब होता बेटा, है, जहाँ रिश्ता है नहीं वहां तुम रिश्ता मानते आए हो। ये भी हाँ। हाँ, तो वही गलती है। और मार भी रहे हो तो उन्हें अपना मान के। हड्डी जब तोड़ भी रहे हो तो उनको अपना मान के तोड़ रहे हो। इससे भ्रम थोड़ी टूटा, हड्डी टूटी होगी। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, यह आचार्य प्रशांत के एक सेशन का हिस्सा है जहां हिंसा को भ्रम टूटने का नाम दे दिया जाता है। अपराध बोध को कुचलकर अगली हिंसा का रास्ता साफ किया जाता है। परिवार से अलगाव, समाज में अपराधी का टैग, और फिर पूरी निर्भरता गुरु पर। यह खतरनाक कल्ट डायनामिक्स का क्लासिक पैटर्न है। दोस्तों, यह बात बहुत गंभीर है। एक लड़का आचार्य प्रशांत के सामने आता है और कहता है, मैंने अपने परिवार वालों को मारा पीटा है, अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रशांत जी कहते हैं, गलती यह नहीं कि तुमने उन्हें मारा, असली गलती यह है कि तुम उन्हें अपना मान रहे हो। यही भ्रम है। अब सोचो, क्या हो रहा है? जब कोई इंसान अपनों पर हाथ उठाता है तो उसके अंदर अपराध बोध बहुत तेज कचोटता है। यही पछतावा उसे रोकता है कि अगली बार ऐसा न करे। यह एक तरह का सुरक्षा कवच है, लेकिन प्रशांत जी ने यही कवच तोड़ दिया। उन्होंने कहा, उन्हें अपना मानना ही गलती है। मतलब, पछतावा मत करो, रिश्ता ही भ्रम था। जब यह पछतावा खत्म हो जाएगा तो अगली बार हाथ उठाने में कोई हिचक नहीं रहेगी। लड़का सोचेगा, मैं तो बस एक कचरे को साफ कर रहा हूं जिसे मैंने गलती से अपना समझ लिया था। यह दार्शनिक की बात नहीं लगती, किसी शातिर अपराधी की ट्रेनिंग लगती है। फिर आती है वो लाइन, भ्रम थोड़ा टूटा होगा, हड्डी टूटी होगी। ये सीधे सीधे उकसावा है। लड़के के अहंकार को सहला रहे हैं, जैसे कह रहे हो, मां बाप की हड्डियां टूटना कोई बड़ी बात नहीं, असली बात तो तुम्हारा मुझसे जुड़े रहना है। ये ज्ञान नहीं, मानसिक जहर है। सच्चा ज्ञान हिंसा को शांत करता है, प्रेम सिखाता है। लेकिन यहां कुतर्क की कुल्हाड़ी दे रहे हैं, जिससे लड़का घर की हर जड़ काट देगा। घर पे थोड़ा घर वालों ने, जैसे मैं आपको सुनता हूँ तो थोड़ा आक्षेप जब वो करते हैं, या फिर सत्रों के बीच में जब मैं सुनता हूँ तो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं, तो मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ। लेकिन थोड़ा इतने में चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, हाथापाई तक चली गई थी। सो बहुत बार ये जो क्रोध में जो हम चीज़ें करते हैं, तो उसकी ओनरशिप तो अपने को लेनी पड़ेगी ना। क्या करोगे ओनरशिप लेके? फिर मुझे लगता है कि चेंज, जैसे मैं हर बार नहीं करता, मतलब 10 में से 9 बार नहीं किया मैंने, प्रोटेक्ट किया, मतलब रजिस्ट किया कि नहीं ठीक है वो उसकी गलती है। लेकिन जब लिमिट हो जाती है तब फिर वो बर्स्ट होता है। मुझे भी लगा, बट फिर वो गलत है ना। गलती सुधारनी तो चाहिए, पर गलती हुई कहाँ है ये ठीक से पता करा क्या? आपने गलती पहली ये मानी कि वो लोग आके आपको सत्र देखने से रोक रहे थे, उन्होंने गलती करी। दूसरी गलती आपने ये मानी कि आपने उनको थप्पड़ वगैरह मार दिया, आपने गलती करी। अब आप में ग्लानि है और आप कह रहे हैं कि मैंने क्रोध कर दिया तो मुझे इसकी ओनरशिप लेनी है। यही है ना कहानी? यस। हाँ, इसमें ये तो अभी पता लगा ही नहीं कि गलती हुई कहाँ है। कहानी इतनी आगे बढ़ गई और गलती है क्या ये तो पता ही नहीं लगा। आपने तो गलती की शुरुआत ही ये मानी कि आप सत्र देख रहे थे, कोई आया, उसने टोका टाकी कर दी। 10 बार टोका टाकी करी, 9 बार कुछ नहीं बोले आप, 10वीं बार आपने हाथ चला दिया या उन्होंने चला दिया। अब आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं कुछ उत्तरदायित्व तो लूंगा और कुछ प्रायश्चित वगैरह कुछ करना है। क्या करना है? गंगा नहाना है? क्या करना है? सर, अब बिगड़ गई चीज़ें सर। दर्शकों, जरा इन चेहरों पर गौर कीजिए, इन हंसते हुए चेहरों पर। एक लड़का आचार्य प्रशांत के सामने आता है, कहता है, मैंने अपने मां बाप को पीट दिया है क्योंकि वे मुझे आपके वीडियो देखने से रोकते थे, अब प्रायश्चित करना चाहता हूं। प्रशांत जी हंसते हुए जवाब देते हैं, प्रायश्चित क्या करना है, गंगा नहाना है। और जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, प्रशांत जी के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है, लड़के के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वहां सेशन में बैठे बाकी लोग भी एक साथ मुस्कुराने लग जाते हैं। उनकी मुस्कान वैसी नहीं है जैसे कोई हल्का मजाक हुआ हो,
वो मुस्कान उस तरह की है जैसे किसी बड़े ज्ञानी ने किसी मूर्ख की बात को पूरी तरह बेतुका सिद्ध कर दिया हो। जैसे सब सोच रहे हो, देखो ना, ये कितना नादान है, प्रायश्चित मांग रहा है। जैसे माँ बाप को पीटना कोई गलती हो। उन हंसते चेहरों में ठीक वही भाव है, वो हंसी जो किसी की अक्ल पर तरस खाती है, किसी की नादानी पर हंसती है। ये हंसी मजाक की नहीं है, ये सामूहिक अपमान है। एक कमरे में दर्जनों लोग एक साथ हंस रहे हैं क्योंकि एक लड़के ने माँ बाप को पीटने के बाद प्रायश्चित मांगा, और वो हंसी लड़के को भी समझ आ जाती है। वो भी मुस्कुरा देता है, जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि अरे हां, मैं ही बेवकूफ था, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं। ये क्या है? ये अपराध बोध को इतना हल्का कर देना है कि हिंसा मजाक बन जाए। ये कमरे में मौजूद लोगों को एक साथ ज्ञानी और मूर्ख में बांट देना है। ये सामूहिक रूप से ये संदेश देना है कि अपनों को पीटना कोई गलती नहीं है, गलती तो उन्हें अपना मानना है, और प्रायश्चित मांगना वो तो सबसे बड़ी मूर्खता है। ये हंसी इंसानियत की नहीं, क्रूरता की है। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। अब नहीं वो अकर्म, तो फिर ऐसा तो हर कोई कहेगा मैंने कुछ किया ही नहीं, वो तो हो गया। अब होता बेटा, जहां रिश्ता है नहीं वहां तुम रिश्ता मानते आए हो। ये भी गलत। हाँ, तो वही गलती है। सबसे बड़ा कर्ता भाव तो ये है कि मैं अपने आप को किसी का कुछ मान रहा हूं जबकि उसका मैं कुछ हूं नहीं। हाँ, तो गलती वो है। ये तरीका दुनिया भर के खतरनाक कल्ट लीडर्स का पुराना खेल है। व्यक्ति को परिवार से इतना दूर कर दो कि समाज की नजर में अपराधी बन जाए, अकेला पड़ जाए। फिर उसके पास बचाव की एक ही जगह बचेगी, गुरु की शरण। अब वो प्रशांत की बातों को अपनी ऑक्सीजन मान लेगा, क्योंकि दुनिया ने तो उसे ठुकरा दिया। ये अध्यात्म के नाम पर शुद्ध धंधा है, अपराध बोध का मुद्रीकरण, और सबसे चतुर खेल खुद को कृष्ण की जगह रखना। लड़के के दिमाग में यह बैठा दिया गया कि अगर घर वाले तुम्हें मेरे पास आने से रोक रहे हैं तो वे तुम्हें परमात्मा से रोक रहे हैं। आचार्य जी, क्या कृष्ण ने कभी कहा था मां बाप को पीट कर मेरे पास आओ? नहीं। लेकिन आप लड़के को घर वापस नहीं भेजते, माफी मंगवाने नहीं कहते। क्यों? क्योंकि अगर वो परिवार से जुड़ गया तो आपका एक वफादार अनुयायी और एक ग्राहक कम हो जाएगा। अगर सच में ज्ञानी होते तो सबसे पहले लड़के को माता पिता के चरणों में भेजते। अहिंसा धर्म का पहला लक्षण है, लेकिन यहां सत्य के नाम पर अमानवीयता परोसी जा रही है। एक टूटते परिवार को और जोर से लात मार दी गई। याद रखो, जो रास्ता तुम्हें मां बाप की चीखों के प्रति अंधा और बहरा कर दे, वो परमात्मा का रास्ता नहीं, विनाश का रास्ता है। प्रशांत जी यहां समस्या सुलझा नहीं रहे, बल्कि एक हिंसक अपराधी को बेगुनाही का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। रिश्ता होता, संबंध होता तो कोई तुमको गीता से क्यों टोकता? तुम तो किसी ऊंची दिशा में जा रहे हो। आप यहाँ आते हो, आप कृष्ण से संबंध बनाने आते हो। कृष्ण आपसे थोड़ा बहुत तो बेहतर होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 का। तो ऐतराज होना भी चाहिए तो कृष्ण को होना चाहिए कि मेरा किससे रिश्ता बन रहा है। दोस्तों, अभी जो हमने देखा वो एक तरफ का खेल था, जहां अपराध बोध को तोड़कर इंसान को और हिंसक बनाया जा रहा है। लेकिन प्रशांत जी का असली खेल इससे कहीं ज्यादा चालाक और गहरा है। वो एक ऐसा कार्ड खेलते हैं जिसे मैं कहता हूं 0.5% का खेल और 100% गुलामी। सुनो ध्यान से। आपके घर वालों को किस बात का एतराज है? अच्छा चलो, मान लो कृष्ण नहीं आएंगे एतराज करने, मुझे ही ले लो। आप अगर 99 हो तो थोड़ा सा 99.5 तो मान सकते हो मुझको। तो बुरा तो मेरे घर वालों को लगना चाहिए ना। क्या आपने कभी सोचा कि कोई इंसान बिना खुद को भगवान घोषित किए आपकी बुद्धि पर पूरा कब्जा कैसे कर लेता है? प्रशांत जी बहुत शातिर तरीके से झूठी विनम्रता का जाल बुनते हैं। कभी सीधे खुद को महान नहीं बताते, लेकिन धीरे धीरे ऐसी सीढ़ी चढ़ते हैं कि सामने वाला चाहकर भी विरोध नहीं कर पाता। शुरुआत करते हैं कृष्ण से। प्रशांत जी कहते हैं, कृष्ण आपसे थोड़ा बहुत तो बेहतर होंगे, 19 से 20 का तो फर्क होगा ही। देखो ये चालाकी। आप कृष्ण से संबंध बनाने आते हो, कृष्ण आपसे थोड़ा बहुत तो बेहतर होंगे, थोड़ा बहुत 19-20 का। विराट और अनंत कृष्ण को आपके साथ 19 से 20 का फर्क पर ला खड़ा करते हैं।
मतलब ना के बराबर अंतर। क्यों? ताकि बेहतर की परिभाषा इतनी छोटी कर दें कि उसमें खुद को भी आराम से फिट कर सकें। कृष्ण को नीचे लाकर खुद को उनके बराबर ठहराना, यह चालाकी है या क्या? फिर असली दांव पड़ता है। वे कहते हैं, अगर तुम 99 हो तो मुझे 99.5 तो मान ही सकते हो ना। यहां आपका तर्क एकदम खत्म हो जाता है। कोई भी इंसान इतना छोटा मोटा नहीं दिखना चाहेगा कि कहे नहीं, आप 0.5% भी बेहतर नहीं हो। जैसे ही आप इस छोटे से अंतर को मान लेते हैं, अनजाने में उनकी श्रेष्ठता की गुलामी कबूल कर लेते हैं। ये 0.5% सिर्फ एक हुक है आपको फंसाने और पकड़ में रखने का। अब असली विरोधाभास देखो। दावा तो सिर्फ 0.5% ज्यादा ज्ञान का है, लेकिन इज्जत मांगते हैं 100% अखंड गुरु वाली। प्रशांत जी, अगर फर्क इतना मामूली है तो आप ऊंचे सिंहासन पर क्यों बैठे हो? लोग आपके पैर क्यों छू रहे हैं? क्या 0.5% बेहतर होने से आप आशीर्वाद देने वाले भगवान बन जाते हो? अगर अंतर इतना छोटा है तो पैर छुड़वाने की ये क्या मजबूरी है? या ये सब इज्जत और पावर का खेल है? सच्चाई यही है, वे इस छोटे से 0.5% को अथाह ज्ञान का मुखौटा पहनाकर आपको मानसिक गुलाम बना लेते हैं। सवाल पूछो तो 0.5% वाला आम आदमी बन जाते हैं, लेकिन इज्जत पूर्ण ज्ञानी वाली मांगते हैं। जो गुरु विनम्रता का नाटक करके अपनी श्रेष्ठता थोपे, वो आपको सत्य तक नहीं ले जा रहा, अपनी सत्ता तक ले जाना चाहता है। अगर सच में सिर्फ 0.5% बेहतर है तो सिंहासन छोड़कर जमीन पर बैठ जाओ, वरना ये 0.5% वाला पूरा ड्रामा अब बंद होना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे प्रशांत जी झूठी विनम्रता और 0.5% वाले खेल से लोगों को मानसिक गुलामी में फंसाते हैं। लेकिन उनका एक और बड़ा पाखंड है कोचिंग सेंटर्स पर हमला। वो कोचिंग को देश के लिए राष्ट्रीय क्षति और शातिर नेटवर्क कहते हैं। जब कोई छात्र कहता है कि उसके शिक्षक जैसे खान सर या विकास सर उसे प्रेरित करते हैं कि सिलेक्शन न भी हुआ तो बहुत कुछ सीख लोगे, अनुशासन, संविधान, इतिहास की समझ मिलेगी, तो प्रशांत जी इसे मूर्ख बनाने वाली बात कहते हैं। फिर बोल रहा हूँ, ये बहुत बहुत बड़ा नेशनल लॉस है। भारत जैसा कोचिंग इंडस्ट्री का विशियस नेटवर्क दुनिया के किसी देश में नहीं है, और कोई इसकी बात नहीं कर रहा कि कितनी जबरदस्त एक राष्ट्रीय हानि है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोई वैल्यू एडिशन नहीं करती भी है तो इतना सा। सर, जैसे भी आपने कहा कि ये मतलब वैल्यू एडिशन नहीं है इसमें बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो ओनर हैं और टीचर्स बहुत फेमस हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने कईयों ने बोला है कि अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, जिंदगी में कुछ तो बेहतर कर ही लेंगे। ये सब ना मूर्ख बनाने के तरीके होते हैं। ये बात किस स्थिति में नहीं बोली जा सकती। आप जाके किसी का सर फोड़ दीजिए और कहिए कि इससे तूने कुछ तो सीख ही लिया होगा। किसी को 10 साल जेल में डाल दीजिए और जब बाहर आए तो कहिए इससे तूने कुछ न कुछ तो सीख ही लिया होगा। ये कोई बात है? किसी को पूरी तरह लूट लीजिए, एकदम लूट लीजिए और फिर 2 थप्पड़ और मारिए और बोलिए इससे तूने कुछ न कुछ तो सीखा होगा। ये क्या बात है कि तूने अपनी जवानी के, अपने गोल्डन ईयर्स तूने गंवा दिए, कुछ तो सीखा ही होगा ना। ये क्या बात है? वे कितने भद्दे उदाहरण देते हैं। ये तो वैसा ही है जैसे किसी का सिर फोड़ दो, 10 साल जेल में डाल दो या पूरी तरह लूट लो और फिर कहो कुछ तो सीखा ही होगा। प्रशांत जी, क्या एक छात्र का अपनी मर्जी से शिक्षा के लिए पसीना बहाना आपके लिए सिर फोड़ने या जेल जाने जैसा अपराध है? क्या आप शिक्षा और जुर्म के बीच का फर्क भूल गए हैं या जानबूझकर भूलना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा पाखंड यही है। आप जिस शिक्षा व्यवस्था को कचरा, जहर और राष्ट्रीय क्षति कहते हैं, खुद को बेचने के लिए उसी सिस्टम की IIT और IIM वाली डिग्रियों का ढिंढोरा पीटते हैं। हर वीडियो के थंबनेल, परिचय, प्रचार में वो डिग्रियां ठप्पा मारकर क्यों लगाते हैं? अगर वो शिक्षा राष्ट्रीय हानि थी तो आप अपनी साख बनाने के लिए उन्हीं डिग्रियों का सहारा क्यों ले रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। आप चाहते हैं कि युवा उस रास्ते पर न चले जिस पर चलकर आप आज इस ऊंचे मंच पर बैठे हैं। यहां गजब का अहंकार झलकता है। आप विकास, दिव्य कीर्ति और खान सर जैसे अनुभवी शिक्षकों को
विलेन बताते हैं, ताकि छात्र डरे और डरकर आपके ज्ञान के बाजार का ग्राहक बन जाए। कोचिंग को शातिर नेटवर्क कहते हैं, लेकिन अपनी संस्था बचाने के लिए चीख चीख कर कहते हैं, मेरे सत्र ज्वाइन करो, इस महीने इतनी छूट है, रिकॉर्डेड वीडियो के लिए पैसे दो। प्रशांत जी, अगर कोचिंग वाले वैल्यू नहीं दे रहे तो लाखों लोग वहां अपनी मेहनत की कमाई क्यों लगा रहे हैं? और अगर आप भरपूर वैल्यू दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट और ऑफर का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? असल में आप छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना पेइंग सब्सक्राइबर बनाना चाहते हैं। प्रशांत जी कोचिंग नाम के लक्षण को तो गाली देते हैं, लेकिन उस बीमारी पर चुप्पी साध लेते हैं जिसकी वजह से कोचिंग पैदा हुई। अगर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती तो खान सर या विकास दिव्य कीर्ति जैसी जरूरत ही क्यों पड़ती? आप छात्रों की चिंता का नाटक तो करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बताते कि अगर छात्र कोचिंग न जाए तो वह अपने भविष्य और रोटी के लिए क्या वैकल्पिक रास्ता अपनाए। बिना विकल्प दिए किसी की मेहनत को कचरा कहना छात्र को सुधारना नहीं, उसे हताशा की ओर धकेलना है।